नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके अपडेटेड एनसीईआरटी के टाइप्स ऑफ फंक्शन और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। आपके बुक का एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये सारे एग्जांपल्स और टाइप ऑफ फंक्शन आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको ना एक्चुअली में भी बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि आपसे पहले वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th खत्म की, उन्होंने फंक्शन में बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। 1 2, ऑन टू, इन टू, चन टू, बन टू, मन टू, सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस मेनली दो टाइप के फंक्शन ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन बोलूंगा ना, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेनली दो टाइप के होते हैं। उसमें जो पहला टाइप होता है ना, वो होता है आपका वन वन फंक्शन। क्या होता है? वन वन फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन होता है। और इसी में एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। और एक दूसरा टाइप होता है जिसको मैं बोलूंगा ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इस वन वन फंक्शन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। और ऐसे ही यहां पे ऑन टू फंक्शन का भी एक और नाम है जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। एक्चुअली में ना, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक सर है, 5 साल पुरानी वीडियो है, जिसमें कि सर ने क्या बताया कि मेनी वन फंक्शन को उन्होंने सर्जेक्टिव नाम दे दिया। एक्चुअली में सर्जेक्टिव मेनी वन फंक्शन नहीं होता, सर्जेक्टिव जो होता है ना, वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये है आपका सर्जेक्टिव फंक्शन। तो बच्चों, यहां पे ये आपका हो गया इंजेक्टिव और ये हो गया सर्जेक्टिव। जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव एक साथ काम करते हैं ना, तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो एक्चुअली में ना, आपको एक बार मैं रिकैप करा देता हूं कि रिलेशन और फंक्शन होते क्या। देखो, चाहे कोई रिलेशन हो चाहे कोई फंक्शन हो, हमें उसको फॉर्म करने के लिए दो सेट्स की जरूरत होती है। मान लो मेरे पास एक सेट है एक्स, और मान लो मेरे पास दूसरा सेट है वाई। ठीक है? इस सेट एक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। मान लो मैं इसमें लिख रहा हूं 1, 2, 3, और इस वाई सेट के अंदर मान लो चार एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो पता है, अगर मैं एरो डायग्राम से अगर आपको रिलेशन समझाना चाहूं ना, तो अगर मैं उसका एरो डायग्राम रिलेशन का, अभी फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, रिलेशन का अगर एरो डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूं, तो देखो एरो डायग्राम, ये एक्स होता है, मैं एक्स, और ये दूसरा वाला जो सेट होता है वाई होता है। ठीक है? इसको ना, दूसरा वाला जो सेट होता है, इसके एलिमेंट्स को हम कोडोमेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस सेट को हम कोडोमेन भी बोलते हैं। तो यहां पे मैं जो भी एलिमेंट्स लिखूंगा ना, एक्चुअली में वो कोडोमेन है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है? और यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1, 2 और 3। अब रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो रिलेशन का देखो, यहां से यहां पे भी हो सकता है, कोई इमेज फॉर्म हो सकता है, यहां से यहां पे भी कुछ इमेज हो सकता है, ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है। समझ रहे हो? ये खाली भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको रिलेशन बोल सकता हूं। लेकिन ये फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। ये रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन की तरह काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि a function is a relation from a set x to y if every element of set x, every element मतलब हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, मतलब यहां पे कोई भी खाली नहीं बैठेगा। every element of set x has one and only one image in set y। इसका मतलब ये हुआ, ये तो वही रिलेशन हो गया। अब फंक्शन कैसे? फंक्शन का मतलब अगर मैं इसी का फंक्शन के तरह से समझाना चाहूं, तो यहां पे देखो 1 लिखा हुआ है, 2 और ये 3, और यहां पे कितने एलिमेंट्स है? ये x हो गया और ये y हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट x टू y। पहले मैंने x लिखा, x से y की तरफ जाने वाला फंक्शन है ये। तो यहां पे ये मेरा x हो गया, और यहां पे y सेट, जो दूसरा सेट हो उसको मैं क्या बोलता हूं? कोडोमेन भी बोलता हूं। तो यहां पे ये मेरे पास हो गया इसके एलिमेंट 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? अ फंक्शन इज रिलेशन फ्रॉम अ सेट x टू y if every element, if देखो कंडीशन, अगर हर एक एलिमेंट, if every element of set x has one and only one image in set y, तो मतलब सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये एक आपका 1 का इमेज मान लो 1 बन गया, यहाँ पे 2 का इमेज मान लो 2 बन गया, 3 के इमेज मान लो 3 बन गया। तो भाई ये फंक्शन होगा। तो क्या होगा? ये फंक्शन होगा। यहाँ पे भले ही खाली बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन के अंदर जो ये एलिमेंट है ये खाली बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे सब पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे कोई खाली नहीं बैठेगा। तो ये तो रिलेशन हो जाएगा, ये तो रिलेशन हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा? ये फंक्शन होगा ये। तो आपने अभी इस सेकंड वाले सेट को आपने कोडोमेन बोला है,
जो पहला वाला सेट होता है ना, इसके सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसी सेट के एलिमेंट को, जो एक्स सेट होता है ना, एक्स जो सेट है हमारे जिसके अंदर 1, 2, 3 है, इसी को पता है मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं डोमेन भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? डोमेन बोलूंगा। ये एक्चुअली में डोमेन भी होगा, ये इस फंक्शन का डोमेन होगा। डोमेन माने इनपुट, कि मैं इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सा इनपुट डाल सकता हूं, तो इन सारे इनपुट को मैं डाल रहा हूं। अब देखो, जो जो इस फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और पार्टिसिपेट करने के बाद इमेज फॉर्म कर रहा है, ये फंक्शन ने इस इनपुट को प्रोसेस करा होगा, उस प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट आया होगा। तो ये यहाँ पे 3 आउटपुट आ रहे हैं, 1, 2 और 3। देखो 4 यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 4 किसी का भी इमेज नहीं है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जो 1 और 2 और 3 है ना, 1, 2, 3, इसको मैं बोलता हूँ रेंज। क्या बोलता हूँ इसको? मैं रेंज बोलता हूँ, रेंज। देखो कोडोमेन के अंदर तो पूरा का पूरा था, लेकिन रेंज में एक्चुअली में वही एलिमेंट्स आएंगे जो एक्चुअली में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स एक्चुअली में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका कोई प्री इमेज होगा। प्री इमेज और इमेज तो पता है ना आपको, कि यहाँ पे जो होता है इसको इमेज बोलते हो। जैसे 1 का प्री इमेज है 1, 2 का प्री इमेज है 2, यहाँ पे 3 का प्री इमेज है 3, लेकिन 4 का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है। तो जिन भी एलिमेंट्स का प्री इमेज होता है, मैं उसी एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे रेंज में लिखता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैं 1, 1 ऑन 2 और मेनी वन फंक्शन समझाऊंगा, तो आपको ये सब काम आएगा। तो बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपके बुक के अंदर 1, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन है। तो एक्चुअली में इस डेफिनेशन को अगर आप समझने जाओगे एक ही बारी में तो समझ नहीं आएगा। इसको अगर हम एरो डायग्राम के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज ना एरो डायग्राम से समझाऊंगा, उसके लिए पहले मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ 1, 1 और मेनी वन सीखेंगे इस डेफिनेशन से, ऑन टू अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में 1, 1 का डेफिनेशन है क्या? अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, यहाँ पे x एक सेट है और y दूसरा सेट है। हमें फंक्शन बनाने के लिए 2 सेट की जरूरत पड़ती है। तो अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी 1, 1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। इतना रुकते हैं, पहले यहां तक रुकते हैं, इसके बाद ये बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ना एक सेट है x, ये मेरे पास x सेट है, और x सेट के अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है? मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और मैं इस एलिमेंट्स को यहां लिख रहा हूं 1, 2 और ये 3 और ये 4। और मेरे पास दूसरा सेट है y, दूसरा सेट है y, और y के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? आप बोलोगे सर y के अंदर एलिमेंट है a, b, c, d, ये 4 एलिमेंट है। यहाँ पे a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। तो ये 4 एलिमेंट आपके y सेट के अंदर है। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं बोलूंगा कोडोमेन। जो मेरा सेकंड सेट होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं? कोडोमेन बोलता हूं। तो यहां पे क्या हो गया? कोडोमेन हो गया मेरा। एक्चुअली में जो y सेट है उसको मैं कोडोमेन भी बोल सकता हूं। तो यहां पे इफ द इमेज, इस कंडीशन को पढ़ो ध्यान से, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, तो यहाँ पे इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x की बात कर रहा है। तो यहाँ पे x के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, देखो 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, ये सारे इस x सेट के अंदर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर इन सब का इमेज भी डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब एकदम अलग अलग हो, इसका इमेज अलग हो, इसका इमेज अलग हो, इसका भी अलग हो और इसका भी अलग हो, अगर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हो, तो मैं ऐसे फंक्शन को 1, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलूंगा। जैसे कि मान लो कि 1 का जो इमेज है ना वो ये a है, 2 का जो इमेज है वो b है, 3 का जो इमेज है d है, 4 का जो इमेज है c है। देखो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, x के अंदर प्रेजेंट होने वाले सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है y के अंदर, वो देखो सारे डिस्टिंक्ट इमेज आ रहे हैं। एक का a आ रहा है, एक का b आ रहा है, एक का c आ रहा है और एक का d आ रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ऐसे फंक्शन क्या होंगे? ऐसे फंक्शंस मेरे 1, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन होंगे। अच्छा मान लो जैसे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ना दिमाग में बहुत सारी चीजें खुद से सोचनी पड़ेंगी। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, तभी हम जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी के अंदर या फिर किसी भी बुक के अंदर, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, उसके अंदर एक क्वेश्चंस को हम अच्छे से लगा पाएंगे। तो आप पता है, आप यहाँ पे मान लो कि हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, तो मान लो यहाँ पे f होता, तो क्या फिर भी इसको हम 1, 1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते? अगर मान लो कि इसके अंदर जो सेकंड सेट है मेरा, सेकंड सेट के अंदर मैं एक और एलिमेंट जोड़ देता हूं f, तो क्या फिर भी इसको मैं 1, 1 बोलता या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलता? बिल्कुल बोलता मैं। अभी भी मेरे डेफिनेशन में कुछ गलत नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या बोला गया और क्या ये फंक्शन है? देखो फंक्शन बनने के लिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड के पार्टिसिपेट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट के तो नेसेसरी है, मस्ट है कि फर्स्ट जो सेट है हमारा उसके सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, तभी इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूं।
तो यहां पे मान लो मेरे पास एक और एलिमेंट है एफ और ये कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या है, एक और बार ध्यान से पढ़ो, ऐसे ना खुद से एग्जांपल्स डाल के, खुद से टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके हम समझेंगे कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। इससे जब जो आगे हम करेंगे ना, एग्जांपल्स हो गए आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 हो गया, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत तगड़े वाले तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे आप देखो, यहां पे अ फंक्शन f from set x to y is defined to be 1 1 if the images of distinct elements of x under f are distinct। तो यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x कौन से, 1 2 3 4 सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्या इनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। 1 का इमेज आ रहा है a, इसको कैसे लिखोगे, 1 a लिखोगे इसको, 2 b लिखोगे इसको, 3 d लिखोगे, और आप यहां पे लिखोगे 4 c लिखोगे। तो ये सारे इस फंक्शन f के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये सारे इस फंक्शन f के डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा बनाए गए डिस्टिंक्ट इमेज का एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इस डेफिनेशन को तो गलत नहीं बता रही, गलत साबित नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे f भी लिख दूं, g भी लिख दूं, खाली 3 4 और एलिमेंट्स को अगर मैं खाली छोड़ दूं, तब भी मेरे डेफिनेशन को एक गलत नहीं कर रहा। जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो सारा अपना डिस्टिंक्ट इमेज निकाल रहा है आराम से, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। अगर ऐसा वाला कंडीशन बन जाए तभी भी मैं बोलूंगा कि तब भी ये क्या होगा, एक इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इतना तो मेरे को लगता है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट के लिखा है दैट इज x1, x2 बिलोंग्स टू x। तो इसका मतलब है अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट अगर x को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पहले वाले सेट के अंदर है, x1 और x2 मान लो पहले वाले सेट के अंदर है और उनके द्वारा बनाया गया इमेज सेम है, तो ये तभी संभव है, वन वन फंक्शन के अंदर ये तभी संभव है अगर मेरे दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहां पे अगर x1 और x2 मान लो मेरे पहले वाले सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, मान लो कि x के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट ही है, एक x1 है और एक x2 है, और इसमें बोला जा रहा है कि दोनों के द्वारा जो बनाया गया इमेज है वो भी सेम है। मान लो यहाँ पे इस y सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल लेटर y, और यहां पे मैं लिख रहा हूं x1 और यहां पे मैं लिख रहा हूं x2, ये मेरा x सेट। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली में इन्होंने बोला है अगर x1, x2 x सेट को बिलोंग कर रहा है, और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 द्वारा बनाया गया इमेज और x2 द्वारा बनाया गया इमेज सेम है। तो सेम कब हो सकता है, जब इसकी इमेज ये बन रही हो और इसकी भी इमेज ये बन रही हो। तो उस केस में अगर ये वन वन फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन है तो ये ऐसे तभी संभव है जब आपका x1 और x2 बराबर हो, क्योंकि वन वन फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज जो होता है वो भी डिस्टिंक्ट होता है, सेम नहीं हो सकता। तो यहां पे भाई आपका x2 कुछ अलग नहीं है, x2 यहां पे x1 और x2 बराबर ही है, दोनों एक ही चीज है, और दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों का इमेज भी सेम पॉइंट ही बनेगा, दोनों का इमेज भी सेम एलिमेंट में ही पहुंचेगा। तो भाई ये तो रही आपके वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन की बात, दोनों एक ही चीज है, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन की बात ये रही, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जो अदरवाइज ये जो कंडीशन लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, अदरवाइज f इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मैं ऐसे फंक्शन को क्या बोलता हूं, मेनी वन फंक्शन बोलता हूं। तो मेनी वन फंक्शन समझते हैं, मैं इसको बिठा देता हूं एक बार। देखो हमारा सेट दोनों सेम ही रहेगा, मैं सेम एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि मेनी वन फंक्शन कैसे काम करेगा। तो जैसे कि हमने वन वन फंक्शन में भी एरो डायग्राम बनाया था, यहाँ पे मैं पहला सेट बनाऊंगा x और ये मेरे पास आ जाएगा दूसरा सेट y, और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर 1 है मेरा, x के अंदर 2 है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे y सेट के अंदर a b और c और d, थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं, अगर हमें बाद में कुछ समझना हो तो उसके लिए हम और भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इस y सेट के अंदर। तो यहाँ पे जो y सेट होता है, जो सेकंड सेट होता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, कोडोमेन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कोडोमेन बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो पहला सेट होता है ना, पहला सेट जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाने के लिए जो सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं फर्स्ट सेट के, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ डोमेन। क्या बोलता हूँ मैं, डोमेन बोलता हूँ, डोमेन। अब रेंज क्या चीज होती है वो मैं समझाता हूँ अभी। अब मेनी वन फंक्शन की बात कर रहे हैं, देखो मेनी वन फंक्शन ये कहते हैं अगर आपके एक्स के अंदर का जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अगर वो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज नहीं फॉर्म कर रहा, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलता हूं, मेनी वन फंक्शन बोलता हूं। अगर पहले सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म नहीं करा जा रहा, एकदम वन वन फंक्शन के उल्टा है। अगर डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी 2-3, मिनिमम एक एलिमेंट भी अगर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं फॉर्म कर रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो फंक्शन होगा ये मेरा मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे कि मान लो कि जो मेरा 1 है, ये 1 यहां पे है, 1 की जो इमेज है वो a है, 2 की जो इमेज है वो b है, और 2 की जो इमेज है वो b है, और 3 की जो इमेज है वो भी b है,
और 4 की जो इमेज है वो सी है, मान लो ये मैंने लिख दिया ऐसे। तो यहां पे आप बोलोगे सर एक्चुअली में यहाँ पे जो मेरा 1 का इमेज बन रहा है वो तो एक डिस्टिंक्ट है, एकदम सिंगल इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। 1 एक ही इमेज बना रहा है ए, 2 का भी एक इमेज बन रहा है, यूनिक है, बी बन रहा है। लेकिन 2 और 3 दोनों एलिमेंट्स का, ये मान लो x1 है और ये x2 है, दोनों x1 और x2 का जो f ऑफ x बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो सेम इमेज बन रहा है। तो यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज तो बन ही नहीं पाया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज बन गया। यहां पे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज बन जाता है तो ऐसे वाले फंक्शन को पता है मैं क्या बोलता हूं, मैं 1 1 ना बोल के मैं उससे बोलूंगा मेनी वन फंक्शन। क्या बोलूंगा? मेनी वन फंक्शन। तो यहां पे मेरे बच्चों, यहां पे देखो डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे सारे जो डोमेन है, जो डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं फंक्शन बनाने के लिए, और सबका सब कोई ना कोई इमेज फॉर्म भी कर रहा है। तो इसलिए इसे मैं फंक्शन बोलूंगा, चाहे डी पार्टिसिपेट करे या ना करे। अब रेंज कौन होगा? अब आपने बोला सर रेंज का मतलब ये हो गया, रेंज एक्चुअली में क्या होता है कि एक्चुअली में इमेज होता है, इमेज वाला सेट होता है। भाई डी तो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है ना, डी तो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो यहां पे अगर मैं रेंज नाम का एक सेट बनाऊंगा तो उस सेट के अंदर सिर्फ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट्स ही आएंगे। यहां पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 3, ए बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स ही आएंगे, डी नहीं आएगा क्योंकि डी कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं है डी, तो मैं डी को यहां पे लिखूंगा नहीं। डी कोडोमेन में होगा, कोडोमेन का मतलब पूरा का पूरा रॉ, कोडोमेन का मतलब होता है एकदम रॉ सेट। और जब आपने उसको फिल्टर कर दिया, फंक्शन में प्रोसेस करा, उसके बाद जो सेट निकल के आता है उसको बोलता हूं रेंज। कोडोमेन को फिल्टर करके बनता है रेंज। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही डेफिनेशन की बात कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है और 1 1 फंक्शन क्या होता है। अब ये वाला जो ये वाला है ना, यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू x, अगर ये मेनी वन के पर्सपेक्टिव में मैं आपको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मान लो कि 2 एलिमेंट है x के अंदर, x1 x2, ठीक है, हमारे पास 2 एलिमेंट है x के अंदर, x सेट के अंदर, और ऐसे y सेट के अंदर एक एलिमेंट है हमारे पास y एक सिंगल टेन सेट। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? हमने क्लास 11 के सेट चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट होते तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? सिंगल टेन सेट बोलते हैं। तो यहां पे मान लो कि मेरे पास x, ये एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है x1 x2, और यहां पे मेरे पास दूसरा सेट है y जिसके अंदर एक एलिमेंट है y, स्मॉल लेटर y। तो यहां पे मेनी वन फंक्शन के हिसाब से अगर मेरा fx1 इज इक्वल टू fx2 है, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि पहले एलिमेंट द्वारा बनाया गया इमेज और दूसरे एलिमेंट द्वारा बनाया गया इमेज सेम है, मतलब ये भी यही इमेज फॉर्म कर रहा है और x2 भी यही इमेज फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि x1 बराबर x2 ही होगा, यहां पे x1 नॉट इक्वल टू x2। जैसे आप ऊपर देख सकते हो 2 का भी इमेज b था, देखो 2 b लिख सकता हूं मैं फंक्शन के अंदर, और 3 b भी लिख सकता हूं, लेकिन क्या 2 और 3 सेम है? नहीं है 2 और 3 सेम। तो यहां पे x1 और x2 बराबर नहीं होते। अगर 1 1 फंक्शन होता तो वहां पे x1 और x2 बराबर होते, तभी आपका इमेज भी सेम निकल के आता है, नहीं तो मैं उसे 1 1 फंक्शन नहीं बोलूंगा, मैं उसे मेनी वन फंक्शन बोलूंगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको मेनी वन फंक्शन और 1 1 फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं ऑन टू फंक्शन को। तो बच्चों अब समझते हैं अपने ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन को। इसका डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन f from a set x to a set y is said to be onto if every element of y, सेकंड सेट की बात हो रही है, हर एक एलिमेंट सेकंड सेट का is the image of some element of x under the function f. That is, for every y belongs to capital Y, there exists an element small x in capital X such that f of x is equal to y. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एरो डायग्राम, सबसे आसान तरीका फंक्शन को समझने का। तो यहां पे 2 सेट की बात हो रही है, पहला सेट मेरा x है और दूसरा सेट मेरा y है। तो y दूसरा सेट है, इसका मतलब ये हमारा कोडोमेन है। तो यहां पे ये मेरे पास हो गया x और ये मेरे पास हो गया y, ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया मेरे पास। यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास x के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास y के अंदर कौन से एलिमेंट है? a, b, c और d, 4 एलिमेंट्स है हमारे पास y सेट के अंदर। तो यहां पे अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास 1, 2, 3, 4, और यहां पे a b c d, a b c d। तो बच्चों यहां पे ना क्या कंडीशन दे रखी है? इफ, देखो इफ से ना, इफ से ही सारी कंडीशन स्टार्ट होती है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। इसका मतलब ये है कि यहां पे y के अंदर जितने भी आपने एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, जितने भी आपने एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये सब के सब एवरी एलिमेंट, देखो एवरी लिखा हुआ, इस पर जोड़ डालो, एवरी स्टार मार्क,
एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब सब के सब जो एलिमेंट है यहाँ पे इस वाई सेट के अंदर, वो किसी ना किसी एलिमेंट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज तो जरूर हो, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि ये ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 1 का एक इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी, 4 का इमेज है डी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे वाई सेट के किसी भी एलिमेंट को खाली नहीं छोड़ सकता, वो पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, फंक्शन बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पहले सेट के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो। और अगर आपको उस फंक्शन के अंदर भी अगर ऑन टू फंक्शन बनना है ना, तो आपका जो सेकंड सेट है ना, उस सेट के भी सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। भाई ये वाला कंडीशन तो नेसेसरी है कि पहले, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स तो पक्का पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो फंक्शन बन पाएंगे, फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा ना, तो ये तो होगा ही होगा, इसके सारे एलिमेंट्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑन टू फंक्शन के अंदर सेकंड सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब दोनों सेट के अंदर कोई भी खाली नहीं बैठा दिखेगा आपको। अगर बैठा दिख गया तो भाई इसका मतलब है या तो वो फंक्शन नहीं है, पहले सेट के अंदर कोई खाली बैठा दिख गया तो वो फंक्शन नहीं फॉर्म हुआ। अगर दूसरे सेट के अंदर कोई खाली बैठा दिख गया, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों एक तो ये हो गया कंडीशन। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मैंने ये क्या बनाया है, ऑन टू फंक्शन बनाया है। ये क्या है? ये ऑन टू फंक्शन का एरो डायग्राम है, ऑन टू फंक्शन है ये। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना ये जो वाई सेट था मेरा, ये कोडोमेन था, कोडोमेन था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन को फिल्टर करके रेंज निकलता है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कोडोमेन ए बी सी डी थे, चारों के चारों थे, रॉ था सेट पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मेरा कोडोमेन और रेंज सेम नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो कोडोमेन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स है, और यहाँ पे भी इस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी वाई सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सबके सब इस फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो रेंज होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ए कॉमा बी सी डी आएगा। रेंज जो सेट होगा उसके अंदर भी ए बी सी डी आएगा। तो यहां पे ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे रेंज के अंदर भी होंगे। तो इसका मतलब है ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज एक ही चीज होती है। कोडोमेन और रेंज एक ही चीज होती है। कोडोमेन और रेंज का जो सेट होता है वो एक ही चीज होता है, क्योंकि इसको फिल्टर करने के बावजूद भी कुछ नहीं हटेगा, ये पूरा सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, इन वर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करा हुआ है, जैसे कि दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। वाई मतलब उन्होंने मान लिया कि जो भी वाई है, जो भी स्मॉल लेटर एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द कैपिटल एक्स। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उस सब के लिए यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज तो होगा इस एक्स सेट के अंदर। इन सारे इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज तो यहाँ बैठा ही है यहाँ पे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों यहाँ पे ना जो मैंने आपको ये बना के दिखा रखा है ना, ये एक्चुअली में आप ध्यान से देखोगे ये एक वन वन फंक्शन भी है। वन वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स सेट के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, वो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट 1 का अलग इमेज है, 2 का अलग इमेज है, 3 का अलग इमेज है, 4 का अलग इमेज है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो ये वाला कैसा फंक्शन हो गया? ये 1-1 और ऑन टू है। क्या हो गया? 1-1 और ये ऑन टू, ये दोनों है। ये 1-1 और ऑन टू का मिक्सचर है एक्चुअली में। ये जो 1-1 ऑन टू है ना, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1-1 को हम क्या बोलते थे? 1-1 को हम बोलते थे इंजेक्टिव, और क्योंकि हम ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते थे, तो इसलिए 1-1 ऑन टू का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर किसी भी एरो डायग्राम में आपको 1-1 ऑन टू वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अगर आपको कोई भी फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों लग रहा है, तो इसका मतलब वो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ना होगा, वो बाइजेक्टिव हो। क्या होगा? बाइजेक्टिव, एक नया नाम है। कोई भी फंक्शन अगर वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो मेनी वन ऑन टू फंक्शन है ना, मैं आपको सेम सेट का यूज करके दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एक सेट था x, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स थे? आप बोलोगे सर इसके अंदर एलिमेंट था 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे मेरे पास एक सेट है y, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है? आप बोलोगे सर a b c d। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे? मेनी वन ऑन टू फंक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे ये हो गया x सेट और यहाँ पे ये हो गया y सेट। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है? a b c और d। तो यहाँ पे मेनी वन ऑन टू कैसे होगा? आपको पता है मेनी वन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक सेम इमेज बन जाए तो मैं बोल दूंगा कि वो मेनी वन होता है। मान लेते हैं 1 का भी इमेज a है और 2 का भी इमेज a है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, मतलब कि f ऑफ 1 भी a है
और एफ ऑफ 2 भी ए है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 और 2, उनका इमेज सेम सेम बन रहा है ए। ठीक है, अब आपने क्या करा, 3 को बी से कनेक्ट कर दिया, मान लो 3 को क्या करा, बी से कनेक्ट कर दिया आपने। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब एक एलिमेंट बचा है और यहाँ पे 2 एलिमेंट बचे हुए हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप 3 के साथ एक और एलिमेंट जोड़ दो, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही इमेज फॉर्म करेगा, एक एलिमेंट दो इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है आपने क्या करा होगा, यहाँ पे 4 को सी से कनेक्ट कर दिया होगा, लेकिन डी तो खाली रह गया। इसका मतलब है ये मेनी वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, लेकिन मुझे मेनी वन ऑन टू दिखाना है। तो मेनी वन ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहां से डी गायब करना पड़ेगा, या तो यहां से डी गायब करो तब जाके क्या बनेगा, मेनी वन ऑन टू बनेगा। या फिर यहां पे आपने डी लिखा हुआ था, या फिर आपने जब यहाँ पे डी लिखा हुआ था तो यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दो, यहाँ पे 5 भी ऐड कर दो। अगर आप 5 को भी ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो ये बन सकता है एक मेनी वन ऑन टू फंक्शन। क्यों, ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से जो वाई सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठ सकता, अगर खाली बैठ गया तो फिर वो फिर ऑन टू फंक्शन नहीं रहा। तो यहाँ पे मेनी वन ऑन टू ये रहा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ना एक्चुअली में टेस्ट करके देखा किन किन सेट्स का यूज करके हम मेनी वन ऑन टू बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे अगर आपके पास एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स मान लो, और आपके पास एक्स में भी 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसमें भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने बोला सर हम मेनी वन ऑन टू ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 का भी इमेज 1 बनाया, 2 का भी इमेज 1 बनाया, 3 का इमेज मैंने 4 बनाया और 4 का इमेज 3 बनाया, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक 2 खाली बैठा हुआ है और ये ऑन टू नहीं है। अब ये ऑन टू नहीं रहा, तो इस वाले कंडीशन में मैं मेनी वन ऑन टू नहीं अप्लाई कर सकता। आपके दोनों सेट सेम नहीं हो सकते। मेनी वन ऑन टू के लिए आपके दोनों सेट यहाँ पे सेम नहीं हो सकते, दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो आप मेनी वन ऑन टू नहीं फॉर्म कर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को अच्छे से समझ लिया था, अब हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन में हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th इन अ स्कूल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास जो हमें पता है कि फंक्शन बनाने के लिए 2 सेट चाहिए होता है, उसमें से एक सेट तो बोल रखा है यहाँ पे ए। तो जो ए सेट होगा ना, इसके अंदर पता है क्या होंगे, इसके अंदर क्लास 10th में पढ़ने वाले 50 बच्चों के नाम है। क्या है यहाँ पे, क्लास 10th में पढ़ने वाले 50 बच्चों के नाम है। तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे एक्चुअली में 50 स्टूडेंट्स है इसके अंदर। ठीक है जी, ये तो बात हुई एक सेट की। फंक्शन बनाने के लिए 2 सेट चाहिए। आगे क्या बोला हुआ है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू द नेचुरल नंबर, लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सेट होगा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से 2 3 और ये जाता है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हो गया मेरा करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो यहाँ पे इन दोनों सेट का यूज करके मुझे फंक्शन बनाना है। कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर एक्चुअली फंक्शन है क्या, लिंक, दोनों के बीच का लिंक क्या होगा। तो यहाँ पे जो लिंक है ना वो ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज द रोल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्स। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन बनेगा, पता है यहाँ पे जो मेरा फंक्शन बनेगा, तो जो फंक्शन होगा पता है उसको कैसे, हमें फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं, फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मेट में। और यहाँ पे आपका एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट का नाम, ये होगा स्टूडेंट का नाम, एक्स यहाँ पे स्टूडेंट है जो आपका पहले सेट से आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे आपका, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे उस बच्चे का रोल नंबर है, रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट। क्या हो जाएगा आपका, रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट। यही हो गया आपका यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे फंक्शन, यही है यहाँ पे आपका फंक्शन, यही इसका ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस वाले फॉर्मेट में होंगे। अच्छा, इसको ना एरो डायग्राम से समझते हैं। तो अगर आप एरो डायग्राम बनाओगे तो एरो डायग्राम के अंदर जो मेरा ए है यहाँ पे, ए सेट यहाँ होगा और मेरा नेचुरल नंबर वाला सेट यहाँ होगा। तो नेचुरल नंबर वाले सेट को ही मैं क्या बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, कोडोमेन बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सेट के अंदर आप बोलोगे 50 बच्चे। तो बच्चों यहाँ पे 50 स्टूडेंट, तो पहले वाले सेट के अंदर मैं 50 बच्चों के नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे मान लो पहले बच्चे का नाम है अडानी, दूसरे बच्चे का नाम है अंबानी, ठीक है, और ऐसे ऐसे जाते 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 लास्ट हमारा जो 50th बच्चा उसका नाम है जुकरबर्ग। क्या है भाई उसका नाम, जुकरबर्ग, जुकरबर्ग है उसका नाम। तो बच्चों ये हमारा पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और ये लास्ट बच्चा। तो इसका जो रोल नंबर होगा आपको पता है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग। अब नेचुरल नंबर वाला सेट लिखो। तो बच्चों अगर आप नेचुरल नंबर वाले सेट की बात करें तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, लेकिन हमें नहीं पता उसकी एंडिंग कहां पे होती है। वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना भाई, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 50 भी आएगा, 50 भी आएगा, 50 के बाद 51 भी होगा, 52 भी होगा और बाद में जाते जाते इन्फिनिटी भी आएगा।
तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे लिखिंग करना है तो अडानी का जो रोल नंबर होगा रोल नंबर 1 होगा, अंबानी भाई साहब का जो रोल नंबर होगा 2 होगा, रोल नंबर 2 होगा, ऐसे यहाँ पे जो लिखूंगा उसका रोल नंबर 3 होगा, 4 होगा। भाई रोल नंबर भी तो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो रोल नंबर भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, तो ऐसे कनेक्ट करते करते मान लो जुकरबर्ग का रोल नंबर आ गया 50। क्या आ गया? जुकरबर्ग का रोल नंबर 50 आ गया। 50 बच्चे थे यहाँ पे टोटल, और 50 बच्चों का रोल नंबर भी 1 से लेके 50 तक ही होगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे जो 51 52 53 54 100 1000 1001, क्या ये सारी चीजें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन में? क्या इन सारे एलिमेंट्स का कोई प्री इमेज बन रहा है यहाँ पे, या फिर कोई एलिमेंट का इमेज है? ये सारी जो एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, क्या यहाँ तो एक बात बचाओ बच्चों, तो एक बात बचाओ, तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को, यहाँ पे क्या एक, तो यहाँ तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या दो बंदों का एक ही रोल नंबर हो सकता है? क्या किसी भी दो बंदों का या किसी भी दो बच्चों का एक ही रोल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? सबका अलग अलग रोल नंबर होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन हमारा एफ है, और यहाँ पे कनेक्शन पूरा रोल नंबर का कनेक्शन है, बच्चा ये उसका रोल नंबर, ये बच्चा ये उसका रोल नंबर। तो यहाँ पे किसी भी दो बच्चे का एक रोल नंबर नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये भाई 1 1 तो पक्का होगा, ये 1 1 तो पक्का होगा, 1 1 फंक्शन तो पक्का ही है ये भाई। अच्छा अब हमें ये बताना है ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है भाई ये ऑन टू? ये बताना है कि हमें ये ऑन टू क्यों नहीं है। ये ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे ऑन टू के डेफिनेशन के हिसाब से जो मेरा दूसरा सेट होता है ना, ये वाला जो यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला सेट लिखा है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते इस फंक्शन के अंदर, किसी ना किसी बच्चे का रोल नंबर होता, सारे नंबर्स किसी ना किसी बच्चे का रोल नंबर होते, तो मैं बोलता कि हाँ भाई ये ऑन टू फंक्शन भी है। लेकिन एक बात बताओ भाई, नेचुरल नंबर 1 से लेके 50 तक ही थोड़ा ना होता है, वो तो इसके बाद भी है, 51 भी है, 52 भी है, 53 भी है, इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन 50 के बाद वाले जो नेचुरल नंबर्स है, क्या वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या 50 के बाद वाले जो भी नेचुरल नंबर्स है, क्या वो किसी भी एलिमेंट का इमेज है? तो आप बोले सर वो तो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, जो मेरा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है। जब मेरा कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तभी मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ये जो फंक्शन है ना, ये एक ऑन टू फंक्शन है या फिर ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज अलग अलग आएगा, यहाँ पे कोडोमेन के अंदर क्या होंगे, ये पूरे का पूरा कोडोमेन है। लेकिन जो मेरा रेंज होगा ना बच्चों, यहाँ पे जो रेंज होगा ना, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज 1 से स्टार्ट होगा, 2 से, 3 से, और ये 50 तक ही होगा। तो आप देखो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, 50 भी आएगा, 51 भी आएगा, 52 भी आएगा। तो कोडोमेन और रेंज में बहुत फर्क है यहाँ पे, कोडोमेन और रेंज में बहुत फर्क है यहाँ पे, दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 1 तो होगा लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों आप समझते हैं आपके एग्जांपल नंबर 8 को, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय f of x is equal to 2x is 1 1 but not on टू। तो यहां पे हमें दिखाना है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें फंक्शन बनाने के लिए दो सेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका जो पहला फंक्शन है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर, दूसरा फंक्शन होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। और नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आपको पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी वही होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। तो अब हमें क्या फॉर्म करना है, फंक्शन फॉर्म करना है। देखो f of x is equal to 2x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो आपका फंक्शन होगा ना, जो आपका फंक्शन होगा उस फंक्शन के जो सेट होगा ना, उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर्स पता है किस वाले फॉर्मेट में लिखे होंगे, वो लिखा होगा x, 2x वाले फॉर्मेट में। इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट होगा उसका डबल होगा उसका इमेज, जो पहले एलिमेंट का जो इमेज होगा ना वो उस एलिमेंट का डबल होना चाहिए। ये प्री इमेज होता है और ये इमेज, एक फंक्शन के अंदर ये क्या होता है, प्री इमेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया मेरा नेचुरल नंबर पहला वाला, और ये दूसरा हो गया मेरा ये भी नेचुरल नंबर, ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 से 1 2 3 और अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ पे भी ये 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 और ये भी ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहला एलिमेंट मैंने यहां से निकाला 1, तो जब मैं 1 का यूज करूंगा इस 2x फंक्शन के अंदर, ये 2x फंक्शन एक मशीन की तरह मानो, जब मैंने 1 को इस 2x मशीन में डाला तो ये क्या आउटपुट देगा, तो ये आउटपुट देगा 2। तो 1, 2, इसका मतलब जो 1 का इमेज बनेगा ना वो 2 बनेगा। क्या बनेगा, 1 का इमेज 2 बनेगा। ऐसे अगर मैं 2 को यहां से निकाल लेता हूं तो 2 का डबल हो जाएगा 4,
तो 4 जो है ना वो यहां से आएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का डबल 4, देखो 4 यहां लिखा हुआ है, 2 का डबल 4 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का डबल क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप देखो, आप एक बात देखो, यहां पे ध्यान से देखना कि यहां पे ये जो मेरा सेट, जो मेरा फंक्शन है, ये एक 1 1 फंक्शन। तो बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो फंक्शन होगा ना, ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मेरा पहला, जो इसको मैंने n1 मान लेता हूं और इसको मैं n2 मान लेता हूं, एक ही चीज है, बस आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने n1 और n2 लिख दिया यहां पे। तो n1 सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सारे अलग है। 1 अलग, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 1000 अलग है, 2000 अलग है, 1 लाख अलग है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करेंगे। भाई 1000 का जो डबल होगा वो 2000 होगा, 10,000 का डबल 20,000 होगा। तो मतलब किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं आएगा, यहाँ पे सबका अलग अलग इमेज आएगा, सबका यहाँ पे अलग अलग इमेज आएगा। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर ऐसा है, अगर किसी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेज भी डिस्टिंक्ट आ रहा है, किसी भी फंक्शन में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेज भी डिस्टिंक्ट आते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसे चेक करने का एक और तरीका क्या होता है? हमने कंडीशन देखा था, अगर यहां पे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 आ गया, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है, अगर मैं बोल दूं कि यहां पे हाँ, तो अगर मैं बोल दूं यहां पे कोई भी दो एलिमेंट द्वारा फॉर्म किए गए इमेज सेम है, मान लो x1 और x2 दो एलिमेंट थे, x1 और x2 दो एलिमेंट थे सेट x के अंदर, x1 और x2 दो एलिमेंट थे सेट x के अंदर, और इनके द्वारा फॉर्म किया गया इमेज सेम है, तो इसका मतलब जो आपका जो एरो डायग्राम बनेगा फिर वो ऐसे बनना चाहिए, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया और ये आपका f ऑफ x हो गया। तो यहाँ पे ऐसे फॉर्म होना चाहिए था आपका एरो डायग्राम, लेकिन यहाँ पे फिर मैं इसको 1 1 नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे अगर आपने f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ x1 क्या होगा यहाँ पे आपका? तो आप बोलोगे सर x1 को जब मैं 2x में पुट करूंगा तो हो जाएगा 2x1, और यहाँ पे f ऑफ x2 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर f ऑफ x2 हो जाएगा 2x2। और यहाँ पे मैंने बोला है कि दोनों इक्वल है, मैं अगर लिख रहा हूं कि दो इमेजेस इक्वल है, तो इसका मतलब है 2x1 बराबर 2x2, 2x1 बराबर 2x2। तो आप खुद देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा x1 बराबर x2। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि अगर इस फंक्शन के अंदर दो एलिमेंट्स के इमेज, कोई भी दो एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, कोई भी दो एलिमेंट का इमेज अगर सेम आ रहा है, तो वो तभी संभव है अगर वो दोनों के दोनों एलिमेंट ही एक हो। एक्चुअली में वो दो एलिमेंट है ही नहीं, वो एक्चुअली में एक ही चीज है, तभी मैं बोल सकता हूं दोनों का इमेज सेम आएगा। तो बच्चों ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि ये तो 1 1 होगा। अब ये ऑन टू क्यों नहीं होगा? आप खुद देखो, क्या जो मेरा सेकंड सेट है यहां पे, इसको मैं क्या बोलता हूं? कोडोमेन बोलता हूं। कोडोमेन क्या होगा? यहां पे नेचुरल नंबर का सेट होगा। कोडोमेन क्या होगा? यहां पे नेचुरल नंबर का सेट होगा। आपको ना कभी भी अगर बोल दे कि ऑन टू क्यों नहीं है, तो आप बस ये प्रूव करके दिखा दो कि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होते तो मैं ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलता हूं। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तो है कोडोमेन। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपका रेंज भी सेम है? आप खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 1 का तो कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई भी एलिमेंट का इमेज 1 नहीं है, कोई भी एलिमेंट का इमेज 3 नहीं है, कोई भी एलिमेंट का इमेज 5 नहीं है, कोई भी एलिमेंट का इमेज 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट तो छूट गए, ये सारे एलिमेंट तो इस सेट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्टार्ट कहां से हो रही है? तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4, फिर 6, ये तो भाई इवन नेचुरल नंबर आ गया। ये सारा का सारा जो मेरा रेंज होगा, रेंज भी इवन नेचुरल नंबर वाला सेट बन जाएगा। ये पूरा का पूरा कोडोमेन तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर था, और जो मेरा रेंज आया वो तो इवन नेचुरल नंबर वाला सेट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन और रेंज एकदम अलग अलग है। कोडोमेन और रेंज अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन होंगे ना, ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट छूटे हुए हैं, और हमारे ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से सबके सब पार्टिसिपेट करनी चाहिए। जब पूरा का पूरा एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, तभी मैं बोलूंगा कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको एग्जांपल 8 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं और समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 9 को। ये भी एक्चुअली में एकदम एग्जांपल नंबर 8 जैसे ही है, बस उन्होंने पता है क्या फर्क कर दिया, यहाँ पे क्या बदलाव कर दिया। जो यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में जो दो सेट ले रहे थे नेचुरल नंबर्स का, उनको हटा के इन्होंने यहाँ पे रियल नंबर का सेट लगा दिया। अब ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं रहा, अब ये रियल नंबर है। तो उससे अब फंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है वो समझेंगे हम। बाकी सब कुछ सेम है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास सेट है वो किसका है? रियल नंबर का। दोनों ही रियल नंबर्स के सेट है, और आपको पता है कि रियल नंबर के सेट के अंदर तो सब कुछ आता है भाई, सब कुछ। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर, इवन नंबर, डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है, पाई है,
सब कुछ इस रियल नंबर के अंदर आएगा। तो रियल नंबर के मतलब सब कुछ होता है, ये रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये। तो यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है वो भी पहले क्वेश्चन की तरह जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो x, 2x वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन नाम का जो सेट बनेगा उस सेट के अंदर इस फॉर्मेट में ऑर्डर्ड पेयर लिखे होंगे। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है जो फंक्शन होगा ना वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। एक बात बताओ, अगर पहले तो मैं एरो डायग्राम समझाता हूं आपको। अगर मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम बनाया तो आपको पता है यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे एलिमेंट होंगे, और यहाँ पे भी माइनस, इसको मैं R1 नाम देता हूं। एक्चुअली में है दोनों सेट आर, मैं बस आपको समझाने के लिए, आप आर लिखोगे पेपर में, यहाँ पे ये R1 और ये R2 है। मान लो यहाँ पे R2 है, वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे -1000 लूंगा और -1000 का डबल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मेरे को -2000 नहीं मिलेगा इसके अंदर? बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे -1 लाख लूंगा और उसका डबल कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या -2 लाख नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे इस सेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लूंगा पहले वाले सेट के, क्योंकि 0.5 मैंने यहां से उठाया, उसका डबल कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे 1 मिलेगा। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मैं कोई भी नंबर उठा लो, 0 को उठाऊंगा, 0 का डबल कर दूंगा तो 0, वो भी मेरे को यहाँ पे मिलेगा। 1000 उठाऊंगा, 1000 का डबल करूंगा 2000 आएगा, वो भी मेरे को यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं R1 कोई भी उठा लू, R2 तो मेरा आएगा, पक्का आएगा। और सबके जो एलिमेंट के जो इमेज बनेंगे, डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं भाई। जो -1000 का जो इमेज होगा और 1000 का इमेज होगा दोनों अलग अलग होगा। 500 का जो इमेज होगा और -500 का इमेज होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि -500 का डबल करोगे तो -1000 आता है, 500 का डबल करोगे तो +1000 आता है। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेंगे आपके डिस्टिंक्ट बनेंगे। अब वो कैसे प्रूव, इन्होंने तो बोला प्रूव करो भाई, ये तो सर आपने पूरी कहानी बता दी। यहाँ पे एरो डायग्राम में इसको R1 R2 मानो, ऐसे चलेगी पूरी कहानी। प्रूव कैसे करें इसको? तो वही प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है x1, x2, जो मेरे पहले वाले सेट को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? इस वाले सेट को बिलोंग करते हैं। मान लो ये है सेट मेरा R। x1, x2 दो जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करते हैं? R को बिलोंग करते हैं। और मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है वो बराबर है। मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा f ऑफ x1 है, जो मेरा इमेज फॉर्म होगा ना, x1 द्वारा फॉर्म किया गया इमेज और x2 एलिमेंट द्वारा फॉर्म किया गया इमेज, वो क्या होगा? वो यहां पे सेम होगा। इसको R1 बोल देता हूं। क्या बोलता हूं? R1। x1 x2 इसको बिलोंग करते हैं। तो यहां पे मैंने बोला कि x1 द्वारा फॉर्म किया इमेज और x2 द्वारा फॉर्म किया इमेज सेम होना चाहिए। तो यहां पे f ऑफ x1 का मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर 2x1 हो गया, और f ऑफ x2 का मतलब क्या हो गया? 2x2 हो गया। आप खुद देखो यहां पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया x1 बराबर x2 है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि इस फंक्शन के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लो, अगर उन दोनों एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो दो अलग अलग एलिमेंट नहीं थे भैया, वो दोनों सेम ही एलिमेंट थे, इसलिए इमेज सेम आ रहा था। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये x1 और x2 है ना, तो और ये मान लो कि कोई एलिमेंट y है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x1 का भी इमेज ये है और x2 का भी इमेज ये है, और x1 कोई अलग एलिमेंट और x2 कोई अलग एलिमेंट नहीं। ये 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब भाई x1 और x2 सेम ही है, दोनों अलग चीज नहीं है। तो इसको हटा दो, यहां से गायब कर दो। अब गायब क्यों करा हमने? क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 सेम ही है भाई, x1 और x2 सेम ही है, दोनों कोई अलग एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं ये कैसा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा? ये 1 1 फंक्शन होगा। तो जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये वाला लिख के दिखा दिया करो ऐसे। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये आपका 1 1 फंक्शन, अगर बराबर नहीं आता तो उसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। अब हमें ये प्रूव करना है ऑन टू है। अगर आप इसको सोचोगे ना तो भी आपके दिमाग में आ जाएगा ये ऑन टू क्यों होगा। देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेकंड सेट के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, इन सब का ये जो सबके सब होंगे ना किसी एलिमेंट, फर्स्ट सेट के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होंगे, पक्का होंगे। क्यों? जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया मैंने, तो जब पहले हम कर रहे थे नेचुरल नंबर वाला तो उसमें तो भाई 3 अकेला खड़ा हुआ था, 3 किसी का भी इमेज नहीं था। लेकिन यहाँ पे 3 इमेज होगा 1.5, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रियल नंबर्स के अंदर डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन सब कुछ आ सकता है। तो ये 1.5 का डबल है 3। तो यहां पे एक्चुअली में आप देखो 3 भी खाली नहीं बैठेगा। 7 किसका डबल होगा? तो आप बोलोगे सर 7 डबल होगा 3.5 का। ये सारे जो नंबर्स वहां पे खाली बैठ रहे थे वो यहाँ पे खाली नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये क्या होगा? ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा? ये एक ऑन टू फंक्शन होगा भाइयों। तो अब इसे लिखे कैसे ऑन टू फंक्शन के बारे में? तो आप लिखो फॉर एवरी एलिमेंट y इन R2, मतलब R2 के अंदर कोई भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, y की बात करूं, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, लिख लो, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज
इन R1। दिखाएंगे ऐसे इस चीज को, तो दिखाने का तरीका ये देखो ना, R2 R1 मत लिखना, आप R लिख दो यहाँ पे। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, R लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिखना दोनों सेम, ये तो गलत कर देगी मैम आपकी। तो बच्चों यहाँ पे कोई एलिमेंट Y है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई एलिमेंट X था, उसका जब मैंने डबल किया तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे मेरे को एक इमेज मिला Y। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं y x को कैसे लिख सकता हूं, y/2 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है फॉर एवरी एलिमेंट y इन द रियल नंबर सेट देयर एक्सिस्ट अ प्री इमेज। प्री इमेज क्या, प्री इमेज y/2, क्या प्री इमेज y/2 इन R। तो मतलब हर y के लिए इस सेट के अंदर प्रेजेंट हर y के लिए यहाँ पे एक y/2, इस वाले सेट के अंदर एक y/2 प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे मैंने 4 को इमेज माना है तो यहाँ पे 4/2 2 इसके लिए प्रेजेंट था, इसलिए 2 का इमेज 4 बन पाया यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे 7 को माना है अपना इमेज, तो इसका मतलब उस इमेज बनाने के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट था 7/2, जिसका जो है 3.5। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे लिख के प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऑन टू इमेज है, और यहाँ पे जो मेरा कोडोमेन है वही मेरा यहाँ पे रेंज होगा। कोडोमेन के अंदर पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा, और यहाँ पे जो रेंज होगा उसके अंदर भी सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। तो बच्चों आप चलते हो समझते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 10 को। शो दैट द फंक्शन f from the set of natural numbers to the set of natural numbers given by f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1 and f of x is equal to x minus 1 for every x greater than 2 is onto but not 1 1। देखो अब बच्चों को ना यहां से यहां तक तो कहानी बढ़िया थी, और यहां तक भी कहानी बढ़िया चल रही, जो बीच में लिखा है ना इसी ने गड़बड़ कर दी। गिवन बाय दिस एंड फलाना फलाना ये लिखा हुआ है। भाई ये बहुत आसान है, मैं बता दूं क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे ना इन्होंने जो बोला है ना f of 1 और f of 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब पता है क्या है। अगर आप यहाँ पे, आपको पता है कि ये भी नेचुरल नंबर वाला होगा और ये भी नेचुरल नंबर वाला सेट होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो मेरा नेचुरल नंबर वाला सेट है ना, यहाँ पे दोनों ही नेचुरल नंबर वाले सेट, तो बच्चों यहाँ पे दो नेचुरल नंबर वाले सेट होंगे, इन्हीं का यूज करके मैं फंक्शन को फॉर्म करूंगा। इन्होंने पता है क्या बोला, जो दो एलिमेंट है ना f of 1 और 2, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से और फिर आता है 2, फिर 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो जो 1 यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ पे इन्होंने पता है क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है f of 1 इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर 1 और 2 नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है और f of 1 इज इक्वल टू f of 2 हो जाता है, ये अगर 1 1 होगा तो क्या होगा, अगर ये 1 1 होता तो मुझे लिखना पड़ता 1 इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 होता है, नहीं यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 नहीं होता। यहाँ पे 1 एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और 2 एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज 1 है। तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा ये 1 1 ना होके क्या होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा, ये 1 1 नहीं। एक्चुअली इन्होंने तो ये चीज क्वेश्चन में ही बोल दिया, एक्चुअली इन्होंने तो यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन में ही बोल दिया कि f of 1 इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू 1। अगर इस पहले सेट के अंदर किसी भी दो एलिमेंट का इमेज सेम आ जाएगा तो भाई ये फिर 1 1 नहीं हो सकता, फिर ये मेनी वन हो जाएगा। आपको पता है ना 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन था, आपके लिए कंडीशन था अगर x1, x2 x सेट को बिलोंग करता है और अगर दोनों एलिमेंट्स द्वारा बनाया गया इमेज सेम है, तो मैं कब बोल सकता हूँ कि दोनों एलिमेंट्स द्वारा बनाया गया इमेज सेम है 1 1 से उसके अंदर। तो 1 1 फंक्शन के अंदर ये तभी पॉसिबल है अगर x1 और x2 बराबर हो तब। यहाँ पे क्या आपको 1 और 2 बराबर दिख रहे हैं, नहीं भैया 1 और 2 तो बराबर नहीं है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है और दोनों एलिमेंट द्वारा एक ही इमेज फॉर्म किया जा रहा है, सेम डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, सेम इमेज है। तो भाई ये 1 1 तो नहीं है, हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 नहीं है यहाँ पे। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होगा ना वो नेचुरल नंबर्स के, दो नेचुरल नंबर्स के सेट होंगे उसी से फॉर्म होगा। यहाँ पे भी 1, 2, 3 और इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पे भी 1, 2, 3 और इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे आपने 1 और 2 अगर आपने यहाँ से उठाया है तो उस 1 और 2 का इमेज जो है ना वो 1 ये है, यहाँ पे ये रहा। अच्छा 1 2 की बात खत्म हो गया, बात करते 3 की, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के लिए इमेज दिया हुआ था 1। अब x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है फंक्शन हमारा, x ग्रेटर देन 2, मतलब कि 2 से आगे 3 4 5 6 7, इन सब के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, तो इन सब के लिए जो फंक्शन हमारा यूज होगा ना वो यूज करेंगे हम f of x is equal to x minus 1। इन सब एलिमेंट्स के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो f of x is equal to x minus 1 यूज करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने 3 को उठा के यहाँ पे डाला, जब मैंने 3 को उठा के यहाँ पे डाला तो f of 3 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 minus 1 2, 3 minus 1 2। f of 4 डालूंगा तो 4 minus 1 3, f of 4 डालूंगा तो ये हो जाएगा 4 minus 1 3। तो आप
अगर 5 डालोगे तो 4 आ जाएगा, 6 डालोगे तो 5 आएगा, 10 डालोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक लिखा हुआ है तो सबके सब पार्टिसिपेट तो करेंगे ही करेंगे। देखो आपको यहाँ पे 3 चूज करने में आपका 2 हो गया, 4 चूज करने में 3 आ गया। अगर आप पहले सेट में से 5 को चूज करोगे तो उसका इमेज 4 बनेगा, 6 को चूज करोगे तो 5 बनेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड सेट है इसको मैं नाम दे देता हूँ N2, बस नाम दे रहा हूँ, आपको नहीं देना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये N1 और ये N2 है, N1 और N2 बराबर ही है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, यहाँ पे N1 और N2 बराबर है, इक्वल सेट्स है दोनों। तो यहाँ पे जो मेरा N2 है ना, इस N2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोई भी खाली नहीं बैठेगा। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हैं ना वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे सेट में बैठे होंगे वो किसी ना किसी एलिमेंट के, इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होंगे। तो यहाँ पे कोई भी खाली नहीं बैठा होगा। अगर कोई भी खाली नहीं बैठा होगा इसका मतलब सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1b 2b 3b 4b 5b 6b इंफिनिटी तक सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब है जो मेरा रेंज होगा ना, जो मेरा रेंज होगा और कोडोमेन होगा दोनों सेम ही होगा। ये मेरा कोडोमेन है और क्योंकि सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे फंक्शन के अंदर तो मैं बोलूंगा कि मेरा कोडोमेन भी यही होगा और मेरा रेंज भी यही होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन आप इसे लिखोगे कैसे? तो देखो बच्चों यहां पे एक्चुअली में हमारे पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। तो मैं यहां पे बोलूंगा फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर n2, आप n लिखोगे, मैं बस आपको समझाने के लिए n2 लिख रहा हूं, आप n लिखोगे। फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ n2 देयर एग्जिस्ट। अब देखो मैंने y बोला है तो इसका मतलब यहां पे y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ n2 देयर एक्सिस्ट अ प्री इमेज y प्लस 1 इन n1 या फिर नेचुरल नंबर लिखोगे आप यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑन टू फंक्शन में एक और चीज पढ़ा था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y आता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y आता है। क्या आता है? f ऑफ x इज इक्वल टू y आता है। इसका मतलब कि मेरा जो कोडोमेन है और वो जो रेंज होगा वो दोनों के दोनों सेम होंगे, y सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली में हमारा यहाँ पे f ऑफ x क्या है? तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 है। और अगर मैं इस x के जगह पे अगर मैं y प्लस 1 रखूं तो आप बोलोगे सर f ऑफ y प्लस 1 हो जाएगा हमारा y प्लस 1 माइनस 1 और 1 कट जाएगा और मेरा आ जाएगा f ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ हर y प्लस 1 एलिमेंट का जो इमेज होगा वो y होगा, हर y प्लस 1 एलिमेंट का जो इमेज होगा ना वो y होगा, हर y प्लस 1 एलिमेंट का जो इमेज होगा वो y होगा। ये अगर मेरा प्री इमेज है तो मेरा इमेज ये होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये प्रूव कर दिया, शो कर दिया कि यहाँ पे ये 1 क्यों नहीं होगा और यहाँ पे ये ऑन टू क्यों होगा, ये हमने शो कर दिया। तो बच्चों अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नीदर 1 नॉर 1 2। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये ना ही 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ये हमें दिखाना है, हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं 1 की। ये 1 क्यों नहीं होगा? तो आपको पता है 1 के लिए हमने मैथमेटिकल एरो डायग्राम तो अलग बात हो गया, हमने एक तरीका पढ़ा है दिखाने के लिए कि ये 1 होगा या 1 नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर कोई भी दो एलिमेंट है, मान लो x1, x2, वो मान लेते हैं वो एक सेट x को बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं? x को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे x लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? कि यहाँ पे x के बारे में थोड़ा बोला हुआ है, यहाँ पे तो रियल नंबर के सेट है ना, तो x को हटाओ और रियल नंबर लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं मान लिया आपने। अच्छा ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दो डिफरेंट एलिमेंट x1 और x2 जो दो एलिमेंट मैंने माने हैं यहाँ पे, इन दोनों के द्वारा बनाया गया जो दो इमेज होगा वो दोनों सेम है। इन दोनों के द्वारा बनाया गया इमेज सेम ही है, दोनों एक ही इमेज बना रहे हैं यहाँ पे। 1 अगर ये 1 होता तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 में तभी संभव है अगर दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो, दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं हो, दोनों एलिमेंट अगर सेम होंगे तो वो सेम इमेज फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और x2 क्या होगा यहाँ पे? x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर मत काट देना, यहाँ पे क्या करना, x1 स्क्वायर अभी x2 को यहाँ लेके आओ, माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर ये हो गया x1 माइनस x2 इनटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो x1
प्लस x2 बराबर आ जाएगा 0 के, और मैं बोल दूंगा कि x1 बराबर हो जाएगा माइनस x2 के, x1 बराबर हो जाएगा माइनस x2 के, या फिर x2 बराबर हो जाएगा माइनस x1 के, कैसे भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे बच्चों, तो मैं क्लियरली यहाँ पे बता नहीं पा रहा कि यहाँ पे x1 और x2 बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे x1 या तो माइनस x2 के भी बराबर हो सकता है, या x2 माइनस x1 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहा कि ये दोनों एलिमेंट जो है वो क्या सेम एलिमेंट्स है। तो इसको ना एरो डायग्राम से कैसे समझेंगे मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने एरो डायग्राम बनाया है, आपको पता है कि यहाँ पे दोनों जो एरो डायग्राम में जो सेट है ये दोनों रियल नंबर्स के सेट है। इसको मैं R1 नाम देता हूँ, इसको मैं R2 नाम देता हूँ। अच्छा, रियल नंबर्स जैसे कि मैंने आपको बताया सब आते हैं इसके अंदर, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, पाई, सब कुछ आता है। तो यहाँ पे मैंने मान लो -1 को चूज किया और मैं यहाँ पे 1 को भी लेता हूँ, दो एलिमेंट हो गए। अच्छा, फंक्शन क्या है मेरा? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे इनपुट को -1 चूज करूंगा तो यहाँ पे प्रोसेस करेगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इनपुट को 1 चूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जो 1 के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो -1 है उसका इमेज 1 बन रहा है, और 1 है उसका भी इमेज 1 बन रहा है। तो भैया यहाँ पे जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेम इमेज बन रहा है यहाँ पे, और जो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो अलग अलग है। -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होगा ना वो मेनी वन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आया मेरा? 1 आया। तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, नॉट एन वन वन फंक्शन। तो ये तो बात हुई वन वन फंक्शन की। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन का हिसाब क्या चलेगा यहाँ पे? अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये किसका स्क्वायर होगा? भाई यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर होगा √2 जो होगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, और अगर मैंने मान लिया एक्स को √2 लिया, मैंने बोला इनपुट को √2 लो, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर किसके बराबर आता है? 2 के बराबर आता है। तो भाई इसका तो इमेज बनेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे -3 किसका इमेज होगा? अरे भाई, किसी आपने रियल नंबर का स्क्वायर करा और उसका आंसर -3 आ जाए, कैसे पॉसिबल यार? किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में -3 कैसे आ सकता है इमेज? तो इसका मतलब इसके अंदर तो भाई ये रियल नंबर का सेट है ना, ये इसके अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो भी है, पॉइंट वाले नंबर्स भी है, और आपके रूट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी, -1000, -3, -4, -5। तो नेगेटिव नंबर्स भाई किसके स्क्वायर होते हैं? किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो भाई यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को खाली बैठना पड़ेगा। और मैंने आपसे बोल रखा है कि ऑन टू फंक्शन में कोई भी जो इस सेट का एलिमेंट होता है वो खाली नहीं बैठ सकता। यहाँ पे ये सारे खाली बैठे होंगे, तो खाली बैठ रहे हैं तो उसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सीधी बात है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसे मैथमेटिकल तरीके से कैसे दिखाएंगे? तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर एवरी एलिमेंट y that is belonging to the set of real numbers R2, there does not exist a pre-image. There does not exist a pre-image. तो आप यहां पे देख सकते हो एफ ऑफ एक्स को मैं y बोलता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट में y। सो देयर एक्सिस्ट है प्री इमेज प्लस और माइनस √y। तो बच्चों अगर आप इतना लिख दोगे और ये सारा दिखा दोगे एग्जाम्पल वगैरह, मोर देन इनफ है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 11th भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों अब समझते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 को। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय, ये कंडीशन है आपका, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। मतलब एक तरह से बोल रहे हैं इनडायरेक्टली बाइजेक्टिव है, ये प्रूव करो या शो करो। जब भी कोई फंक्शन 1 1 भी हो और साथ ही साथ ऑन टू भी हो तो हम उसे क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स के सेट है, और आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता है, और ऐसे ही हमारे पास एक और नेचुरल नंबर्स का सेट होगा 1 2 3 और ये इंफिनिटी तक। और हमें फंक्शन शो करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ऑड। इसका मतलब यहां पे ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 3 5 7, ये सारी चीजें चूज करोगे आप यहाँ पे। तो इन सारे नंबर्स के लिए आप जो फंक्शन चूज करोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका फंक्शन इवन होगा, तो जैसे कि यहां पे 2 4 6 8, इन सारे नंबर्स के लिए जो मैं एफ ऑफ एक्स चूज करूंगा ना, वो चूज करूंगा x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर हम एरो डायग्राम बनाने चले और यहां पे आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से 2 से 3 से 4 से और ऐसे जाता जाएगा। यहां पे भी 1 से 2
3, 4 और ऐसे आगे की तरफ। तो ये हो गया मेरा n1, मैं इसको n1 मान रहा हूँ और इसको n2 मान रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप n1 n2 मान भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा n1 इज इक्वल टू n2, क्योंकि ये इक्वल सेट होते हैं। तो इक्वल सेट को अगर मैं n1 n2 लिख दूंगा, इसका मतलब है दोनों सेट एक्चुअली में इक्वली है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है दोनों इक्वली है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप बोलोगे सर इसके हिसाब से अगर मेरा x ऑड हो, मतलब कि अगर मैंने इनपुट 1 जो कि एक ऑड नंबर लिया, तो 1 के हिसाब से मेरा आउटपुट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1 के हिसाब से जो ऑड नंबर है उसके लिए मैं फंक्शन इसका यूज करूंगा, तो 1 + 1 2, तो ये आएगा मेरा आउटपुट, तो 2 आएगा मेरा आउटपुट, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं 2 को चूज करूं अपने इनपुट की तरह, तो मैं कौन सा फंक्शन का यूज करूंगा। तो अगर मेरा इनपुट 2 होगा तो मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा, तो 2 - 1 हो जाएगा, ये 2 - 1 1 के बराबर आ गया। देखो ये हो गया ऐसे, ये वाला नंबर 1 आएगा इसका। अरे यार 1 यहाँ पे 1। और अगर अब मैं मान लो 3 चूज करूंगा तो आ जाएगा मेरा 3 + 1 4, तो ये होगा मेरा। अगर मैं 4 को चूज करूंगा इनपुट की तरह तो मेरा इमेज आएगा 3। तो बच्चों यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे कोई भी एलिमेंट, इस सेकंड सेट का n2 सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठेगा, सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारे के सारे नंबर्स ना किसी नंबर का तो इमेज पक्का ही होगा, किसी ना किसी नंबर का इमेज तो पक्का ही होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो यहाँ पे खाली बैठा होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये ऑन टू है, ऑन टू है मैं बोल सकता हूं। और दूसरी चीज आप खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो इमेज है ना वो अलग आ रहा है। यहाँ पे जो ऑड नंबर है उसका जो इमेज आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, और यहाँ पे जो इवन नंबर है उसका जो इमेज आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। और देखो 1 का इमेज 2 आ रहा था, 3 का इमेज 4 आ रहा था। तो यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज भी अलग अलग आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये 1 1 भी होगा। तो बच्चों से शो कैसे करें, प्रूव कैसे करें इस चीज को, ये तो आपने समझ लिया एरो डायग्राम से। प्रूव कैसे करेंगे, तो आप अगर मान लेते हो कि x1, x2, मान लेते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n1 में बिलोंग करते हैं, मान लो पहले वाले सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है x1, x2, ठीक है जी। अगर मैं बोल रहा हूं कि f of x1 बराबर है f of x2 के, f of x1 बराबर है x2 के, f of x2 के, तो ये कब हो सकता है। मान लेते हैं जो हमारा x1 है ना एक ऑड नंबर है और x2 एक इवन नंबर है, ठीक है। हमने पहले वाले सेट के अंदर से दो एलिमेंट उठाए, पहला मान लो एक ऑड उठाया, दूसरा मान लो एक इवन उठाया, और मैं बोल रहा हूं दोनों के द्वारा फॉर्म किया गया इमेज सेम होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके हिसाब से अगर x1 ऑड है तो x1 के द्वारा फॉर्म किया इमेज कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। x ऑड है तो क्या होगा x + 1, तो ये हो जाएगा f of x1 क्या हो जाएगा, f of x1 हो जाएगा x1 + 1, और यहाँ पे f of x2 क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर x2 क्योंकि यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए जो फंक्शन हमने चूज किया वो ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2 - 1, क्या हो जाएगा x2 - 1। तो यहां पे अगर मैं x2 - x1 लिख दूंगा तो ये 2 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एक इवन नंबर में से एक ऑड नंबर को माइनस करूंगा तो 2 आना चाहिए आंसर। कोई भी इवन नंबर में से अगर मैं ऑड नंबर को माइनस करूंगा तो 2 आएगा। कैसे पॉसिबल है भाई, अगर मैं 6 में से 3 को माइनस करूंगा, 6 तो इवन नंबर है और ये तो ऑड नंबर है, लेकिन मेरा आंसर तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 2 तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है यहाँ पे x1 और x2 जो है वो ऑड इवन तो ले नहीं सकते आप 1 1 को प्रूव करने के लिए। तो 1 1 प्रूव करने के लिए आप एक काम करते हैं, x1 और x2 को दोनों को ऑड लेके देखते हैं। क्या लिख के देखते हैं, ऑड लेके देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारा जो x1 था ना, अब वो क्या है, x1 भी ऑड है, x1, x2 बिलोंग्स टू x, और जहां पे दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है। जब दोनों के दोनों ऑड नंबर्स होंगे तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मैं बोलता हूं, और यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो x + 1 वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पे x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1, और आप बोलोगे सर +1 + 1 कट जाएगा और x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। बिल्कुल, बात बढ़िया। तो इसका मतलब है अगर कोई भी दो एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, अगर कोई भी दो ऑड नंबर x1 और x2 ऑड नंबर है, कोई भी दो ऑड नंबर है, अगर उनका इमेज सेम आ रहा है वो तभी संभव है जब दोनों के दोनों ऑड नंबर एक ही हो। तो अलग ऑड नंबर नहीं है, वो सेम ऑड नंबर है, तभी पॉसिबल है वो। तो बच्चों ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर दोनों इवन नंबर है तो अगर मैं मान लेता हूं x1, x2 बिलोंग करता है सेट x मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पे n1 वाला सेट है और यहाँ पे भी ये n1 वाला सेट है। मान लो कि दो नंबर्स है x1, x2, दो एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर वाले सेट को, और ये जो x1 और x2 है दोनों के दोनों इवन नंबर है। अगर दोनों के दोनों इवन नंबर होंगे और मैं बोलूंगा कि इन दोनों एलिमेंट द्वारा बनाया गया इमेज सेम है, मैंने बोला, तो कब पॉसिबल है, तब पॉसिबल है अगर देखो अगर दोनों नंबर्स अगर इवन है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, x - 1। तो मैं लिखूंगा x1 - 1 बराबर होगा x2 - 1 के, -1 - 1 खत्म हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों नंबर मेरे इवन हो
और मैं बोल रहा हूं कि दोनों नंबर मेरे इवन हो और दोनों नंबर द्वारा बनाया गया इमेज सेम हो, तो तभी संभव है। मैंने लिए हुए दोनों नंबर अगर बराबर हो तो, अगर मेरे लिए हुए दोनों इवन नंबर सेम है तो ही मैं बोल सकता हूं कि उनके द्वारा बनाया गया इमेज भी सेम होगा, नहीं तो वो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करेंगे। तो यहां पे मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन होगा ये 1-1 फंक्शन होगा। आपको एक्चुअली में ये क्वेश्चन में ये लिख के प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा कि जब आपका एक ऑड एक इवन होता है, जब आपके दोनों ऑड होते हैं, जब आपके दोनों इवन होते हैं, तो आपने लिख के प्रूव कर दिया कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे एक 1-1 फंक्शन होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं हम अपने ऑन टू फंक्शन की। यहाँ पे इस कोडोमेन के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स लिखे होंगे, जितने भी ऑड नंबर्स लिखे होंगे, ये किसी ना किसी इवन नंबर का इमेज है। ये ऑड नंबर जो है ना वो किसी ना किसी इवन नंबर का इमेज है, किसी ना किसी इवन नंबर का इमेज है। और ऐसे ही इस कोडोमेन के अंदर जितने भी इवन नंबर आपको दिख रहे हैं, इस कोडोमेन के अंदर जितने भी आपको इवन नंबर दिख रहे हैं, वो सभी ऑड नंबर्स के इमेज है, वो सभी ऑड नंबर्स के इमेज है। इनको इसको लिख के कुछ एग्जांपल से लिख के दिखा देना। यहाँ पे आप लिख के दिखा देना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था ना, एफ ऑफ वन का इमेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1+1 2। देखो आपने ऑड नंबर लिया था इनपुट और आपका आउटपुट इवन नंबर आ गया। और आप लिख के दिखाना एक बार एफ ऑफ 2 को लिख के दिखाना। आप जब 2 को इनपुट लोगे, इवन नंबर को एक इनपुट लोगे, तो आपका जो आउटपुट आएगा 2 - 1 1। देखो यहाँ पे आपने इनपुट इवन नंबर लिया था लेकिन आपका आउटपुट ऑड नंबर आया। तो वो बस एक एग्जांपल से लिख के दिखा देना और बता देना कि ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको एग्जांपल नंबर 12 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों बात करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 13 की। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स और ये दोबारा एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट, मतलब दोनों ही सेम सेट एक तरह से, इज ऑलवेज 1-1 फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ना इस क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है। यहाँ पे आज हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखना, ध्यान पूरा इस पे देना है। ये आपका एक फाइनाइट सेट है। क्या है यहाँ पे, ये दोनों एक जो सेट होंगे मेरे फाइनाइट सेट होंगे और दोनों के अंदर इक्वल एलिमेंट्स है। ये इक्वल और फाइनाइट दोनों है, ये फाइनाइट सेट भी है और ये इक्वल सेट भी है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले इन्होंने बोले कि ये एक ऑन टू फंक्शन है और ये बताने की हमेशा 1-1 होगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला, मैं इसको मान लेता हूं ये मेरा x है और ये भी मेरा x ही है। चलो x1 x2 मानते हैं। तो इसको मैं मानता हूं कि मेरे x1 के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3, और यहां पे x2 के अंदर क्या है, 1 2 और 3। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला क्या है कि इज ऑलवेज 1-1, ये हमेशा 1-1 होना चाहिए। मान लेते कि ये 1-1 नहीं होगा। ये 1-1 कब नहीं हो सकता, ये 1-1 अगर मैं इसका इमेज ये बना दूं और इसका भी इमेज ये बना दूं तो ये 1-1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि यहां पे जो 3 है ना, ये खाली तो बैठ नहीं सकता, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी अपने एक इमेज बनाएगा। तो ये एक ही इमेज बना सकता है, एक यूनिक इमेज ही बना सकता है। अगर मैंने यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर दिया तो गलत हो गया, फिर ये फंक्शन नहीं है। कि फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से ये जो एलिमेंट है ये एक यूनिक इमेज, सिर्फ एक ही इमेज बना पाएगा। तो यहाँ पे 3 के साथ 2 कनेक्ट हो गया। अच्छा अब ये बताओ, मैंने तो बस ये बोला था कि मैं इसको 1-1 नहीं मानूंगा। देखो 1-1 तो मैंने माना नहीं, एक्चुअली में मेनी वन है, एक ऐसा ही मेनी वन फंक्शन है ये। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पे तो उन्होंने बोला था ये एक ऑन टू फंक्शन है, इन्होंने बोला कि ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपके पास जो x2 था ये आपका कोडोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। और मैंने बोला कि जब ऑन टू फंक्शन होता है तो उसका कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। और देखो यहाँ पे जो रेंज है, एक्चुअली रेंज है, रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं इस कंडीशन में देखूंगा तो सिर्फ 1 और 2 आएगा, सिर्फ 1 और 2 आएगा रेंज के अंदर। तो इसका मतलब अब मेरा कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो गया। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये एक ऑन टू फंक्शन होगा, जब मेरा कोडोमेन और जब मेरा रेंज दोनों अलग अलग है, तो मैं बोल नहीं सकता कि ऑन टू फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन मैं बना ही नहीं सकता, इसका मतलब है मैं ऐसी कंडीशन बना ही नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरी मजबूरी है कि इसका 1-1 होना तो बहुत जरूरी है। ये 1-1 होके ही रहेगा, तभी जाके ये एक ऑन टू फंक्शन बनेगा। ये ऑन टू फंक्शन भी तभी जाके बन सकता है। तो इसका जो कनेक्शन है ना, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं आप एक काम कर दो, 2 को ऐसे कनेक्ट कर दो, खत्म। अब ठीक है, अब मामला सेट बैठ गया। अब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है जो कि एक 1-1 फंक्शन भी होगा। तो इस क्वेश्चन में इसकी मजबूरी थी, आपको सेट ही इन्होंने ऐसे दे रखा था, फाइनाइट और इक्वल सेट दे रखा था, जिसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी आपको फाइनाइट और इक्वल सेट दिया हो, ये फाइनाइट भी है और इक्वल सेट भी है, जब भी आपको फाइनाइट और इक्वल सेट दे रखा हो तो वहां पे आपका जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, वो हमेशा 1-1 फंक्शन तो होगा ही, हमेशा वो 1-1 फंक्शन की तरह पे तौर पे काम करेगा ही करेगा। ठीक है,
अगर ये मान लो ये फाइनाइट की जगह पे इनफाइनाइट होता, कोई नेचुरल नंबर का सेट होता है या फिर कोई रियल नंबर का सेट होता, तो भाई ये ऑन टू फंक्शन 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो, अगर यहाँ पे आपका जो सेट है, जिन दो सेट का यूज करके आप यहाँ पे जो फंक्शन रिलेट करने जा रहे हो, अगर वो दोनों सेट फाइनाइट और इक्वल भी हो ना, तो बच्चों यहाँ पे जो ऑन टू फंक्शन होगा वो 1 1 भी जरूर होगा। इसको एक पॉइंट की तरह याद रख लो, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं अपने 14th एग्जांपल को। शो दैट अ 1 1 फंक्शन f फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास वही दोबारा वही सेम चीज है, फाइनाइट और इक्वल सेट है, दोनों जो सेट है मेरे पास फाइनाइट भी और साथ साथ इक्वल भी है। तो यहाँ पे ये दो सेट का यूज करके जो भी फंक्शन मैं बनाऊंगा, अगर वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी जरूर होगा। कैसे कैसे शो करेंगे हम इसको? तो हमारे पास यहाँ पे ये x1 है और इसको मैं x2 मान लेता हूँ। एक्चुअली में x1 इज इक्वल टू x2, बोथ आर इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे ये x1 है और यहाँ पे ये x2 है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, 1 2 और 3, और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 और 3। तो इन्होंने बोला ये 1 1 फंक्शन है। जब 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, पहले सेट के अंदर जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करेंगे। मान लो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे फॉर्म कर रहा है और ये ऐसे फॉर्म कर रहा है, सभी डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं। आप खुद ही देख लो, अगर सभी डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ये हुआ कि यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कोडोमेन था, तो कोडोमेन यहाँ पे क्या था, 1 2 3, और जो आपका रेंज है, रेंज भी है वो भी यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का इमेज, मतलब यहाँ पे जो भी इमेज है ना, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट का इमेज है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, कोडोमेन का सेट है जो रेंज के बराबर है। अगर कोडोमेन, अगर यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं। कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो बच्चों आपके बुक का पेज नंबर 10 निकालना, उसमें लास्ट में ना रिमार्क लिखा हुआ है। तो रिमार्क में लिखा हुआ है, द रिजल्ट्स मेंशन्ड इन एग्जांपल नंबर 13 एंड 14 आर आल्सो ट्रू फॉर एन आर्बिट्री फाइनाइट सेट एक्स। मतलब कि ये हमेशा कोई भी एक फाइनाइट और इक्वल सेट दिया हुआ हो तो उसके लिए हमेशा 1 1 ऑन टू होगा और ऑन टू हमेशा 1 1 होगा। इसको याद कर लो। But for in contrast to this, example number 8 and 10 show that for an infinite set this may not be true. अगर यहाँ पे infinite set होता तो हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे 1 1 हमेशा on 2 होगा या on 2 हमेशा 1 1 होगा। हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका सेट फाइनाइट और इक्वल है ना, तो आपका 1 1 फंक्शन हमेशा ही ऑन टू फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन हमेशा ही 1 1 फंक्शन होगा। ये चीज हमने आपके एग्जांपल नंबर 13 और 14 से समझ लिया, और इसमें भी इन्होंने ये लिख के दिखाया हुआ है रिमार्क, और ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं। आप अच्छे से इस चीज को याद रखना। तो बच्चों मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज वाली क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फंक्शन समझना है तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस के बेसिक्स से लेके एकदम टाइप्स ऑफ फंक्शन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब हम ना नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 को अच्छे से करने के लिए ना हमें ये जो आज वाली क्लास है ना, इसकी बहुत जरूरत होगी। इस क्लास को जो अच्छे से समझ लेगा ना, वो एक्सरसाइज 1.2 को भी अच्छे से कर पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो आपके पास पेंसिल और कॉपी तो हो और आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई भी करके देखें, पॉज करें वीडियो को, खुद से भी ट्राई करें, फिर दोबारा रिज्यूम करके देखिए क्या जो आपने किया वो सही है, क्या आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से मैच करता है। तो ऐसे ही आप सीखोगे, ऐसे रट्टेबाजी से नहीं सीखोगे। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, कॉपी पेन कुछ भी लेके नहीं बैठे हुए, मूवी की तरह देखे जा रहे हो, ऐसे नहीं, आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी जाके पेपर में भी आपके हाथ भी ऑटोमेटिकली चलेंगे क्वेश्चंस को देख के। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, मेरी मेहनत दिख रही होगी। तो बच्चों मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।